Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your IP educator for class 12th. So students, हम पढ़ रहे हैं आपकी बुक क्लास 12th NCERT इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस बुक कोड 065 का चैप्टर नंबर 2 डेटा हैंडलिंग यूजिंग pandas 1. ओके और इस चैप्टर का हम फर्स्ट पार्ट जिसमें आपने सीरीज को समझा कि सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एक वन डायमेंशनल अरे होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, क्या मेथड्स होती हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, कितने तरीके से आप मैथमेटिकल ऑपरेशन सीरीज पे परफॉर्म कर सकते हो, सॉर्टिंग कैसे होती है, फिल्टर कैसे किया जाता है और साथ ही साथ इन सारी चीजों का हमने प्रैक्टिकल भी देखा. सो होप आपको सीरीज डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. और आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का जिसका नाम है डेटा फ्रेम इन pandas. अब pandas एक बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है पाइथन प्रोग्रामिंग की जो दो डेटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, सीरीज एंड डेटा फ्रेम. ठीक है, अब सीरीज डेटा स्ट्रक्चर को तो हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम सेकंड डेटा स्ट्रक्चर जिसे डेटा फ्रेम कहा जाता है उसे आज इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको इसका डिफरेंस भी क्लियर किया था कि डेटा फ्रेम्स और सीरीज में क्या डिफरेंस है. सिंपल सी बात है, सीरीज वन डायमेंशनल एरे को सपोर्ट करता है ना. सीरीज आप जो भी क्रिएट करते हो, नाम से समझ में आ रहा है, सीरीज मतलब एक 1D एरे आपको यहां क्रिएट करनी होती है. ओके, लेकिन डेटा फ्रेम सपोर्ट करता है 2 डायमेंशनल एरेस को. मतलब डेटा फ्रेम में आप एक टैब्यूलर स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो. तो पाइथन प्रोग्रामिंग में यदि आपको टैब्यूलर फॉर्म में वर्क करना है, कोई टेबल क्रिएट करनी है, उसमें डेटा को सेव करवाना है, तब हम यूज करते हैं pandas लाइब्रेरी के डेटा फ्रेम को. ओके, सो क्या हुई इसकी नीड ऑफ डेटा फ्रेम. Sometimes we need to work on multiple columns at a time. अब जब आपको कभी कभी बहुत सारे कॉलम्स पे एट अ टाइम वर्क करना है, दैट इज वी नीड टू प्रोसेस द टैब्यूलर डेटा. मतलब आपको टैब्यूलर डेटा को यदि प्रोसेस करना है तब हम यूज करते हैं pandas लाइब्रेरी के डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर को. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल द रिजल्ट ऑफ अ क्लास, आइटम्स इन अ रेस्टोरेंट मेन्यू, रिजर्वेशन चार्ट ऑफ अ ट्रेन एक्सेट्रा. मतलब ये एक एग्जांपल मैंने दिया है कि ट्रेन का जो रिजर्वेशन चार्ट होता है वो भी टैब्यूलर स्ट्रक्चर में होता है, रेस्टोरेंट का जो मेन्यू होता है वो भी एक टैब्यूलर स्ट्रक्चर में होता है. आपकी क्लास में स्टूडेंट्स का यदि डेटा मेंटेन किया जाता है, पर्सनल डिटेल यदि स्टूडेंट की मेंटेन की जाती है तो वो भी टैब्यूलर स्ट्रक्चर में मेंटेन की जाती है. हॉस्पिटल में पेशेंट का डेटा यदि मेंटेन किया जाता है तो वो भी टैब्यूलर स्ट्रक्चर में होता है. शॉपिंग मॉल्स में कस्टमर्स का डेटा भी टैब्यूलर स्ट्रक्चर में होता है. तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो डेटा को मेंटेन करने का जो सबसे इजी वे होता है वो होता है टैब्यूलर स्ट्रक्चर. ठीक है, क्योंकि टैब्यूलर स्ट्रक्चर से डेटा को ग्रास्प कर पाना इजीली, उसमें डेटा को डिलीट, इंसर्शन, मैनिपुलेशन जो भी ऑपरेशन है वो कर पाना बहुत इजी होता है. ओके, तो यहाँ पे पाइथन ने भी हमें एक टैब्यूलर डेटा स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए डेटा फ्रेम जैसे फैसिलिटी को प्रोवाइड किया है. ओके, तो डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर में बेसिकली हम टैब्यूलर स्ट्रक्चर पे वर्क करने वाले हैं. कैसे हम टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल होती है रो कॉलम में डिवाइड, तो कैसे आप रो और कॉलम में डेटा को मैनेज करोगे. ओके, वही बेसिकली हम इस डेटा फ्रेम्स में पढ़ने वाले हैं. pandas स्टोर सच टैब्यूलर डेटा यूजिंग अ डेटा फ्रेम. ओके, सो आपको नीड समझ में आई कि डेटा फ्रेम का क्या नीड है बेसिकली. अब क्या होता है डेटा फ्रेम, यदि डेफिनेशन आ गई तो आप क्या लिखोगे. अ डेटा फ्रेम इज 2 डायमेंशनल लेबल्ड डेटा स्ट्रक्चर. क्या होता है डेटा फ्रेम, 2 डायमेंशनल, बहुत ध्यान से समझना है. 2 डायमेंशनल मतलब 2D लेबल्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है लाइक अ टेबल ऑफ MySQL. अब ऐसा जरूरी नहीं है ना कि टैब्यूलर स्ट्रक्चर आप सिर्फ बाकी जैसे पाइथन में ही आपको मिल रहा है टैब्यूलर स्ट्रक्चर मेंटेन करने को, ऐसा नहीं होता है. जैसे MySQL होता है सॉफ्टवेयर, MS Access होता है. आप सभी ने MS Access पे वर्क किया होगा, MySQL पे वर्क किया होगा, नहीं भी किया है तो एक्सेल में तो जरूर वर्क किया होगा. MS Excel जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, लिब्रे ऑफिस का जो एक्सेल सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वो बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है टैब्यूलर डेटा को मेंटेन करने के लिए, है ना. तो जैसे वहां आप टैब्यूलर डेटा मेंटेन करते हो ना, बस कुछ इसी तरीके से हम यहाँ भी डेटा फ्रेम में भी टैब्यूलर डेटा मेंटेन करने वाले हैं. ठीक है, तो डेटा फ्रेम में भी क्या करना है हमको, यहाँ पर 2 डायमेंशनल लेबल डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है डेटा फ्रेम. इट कंटेन्स रोज एंड कॉलम्स. जब भी हम टैब्यूलर डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, बार बार हम बोल रहे हैं, तो टैब्यूलर डेटा स्ट्रक्चर किस में डिवाइड होता है, रो एंड कॉलम में, है ना. ये होती हैं आपकी रोज और ये होते हैं क्या, कॉलम्स, राइट. तो किसी भी टेबल में जब मल्टीपल रो और कॉलम्स होते हैं तब ये बन जाती है एक टेबल और इसके अंदर हम मेंटेन करते हैं क्या, डेटा.
ओके तो सेम इसी तरीके से एक टेबुलर स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जब हम डेटा फ्रेम्स का यूज करेंगे, जिसमें रो होगा, कॉलम होगा, रो कॉलम इंडेक्सेस होंगे। ओके सो it contains rows and columns and therefore has both a row and a column index। रो कॉलम होते हैं इसमें और हर रो और कॉलम के अपने इंडेक्स होते हैं। जैसे सीरीज में हमने देखा था कि हर एक एलिमेंट का इंडेक्स होता है। सीरीज में आपने देखा था इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, पोजिशनल इंडेक्स, लेबल्ड इंडेक्स। सेम सारी चीजें यहां भी वैसी होती है, बस जस्ट डिफरेंस ये है कि सीरीज वन डायमेंशनल होता है और डेटा फ्रेम टू डायमेंशनल होता है। मतलब यदि सीरीज में आप कोई एक वन डायमेंशन क्रिएट करते हो, सपोज ये एक सीरीज ए है, ये सीरीज बी है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये भी वन डायमेंशनल है और ये भी वन डायमेंशनल है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एक 2D स्ट्रक्चर बनता है, इसी को कहते हैं डेटा फ्रेम। ओके तो ये क्या हो गया, ये एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हुआ जिसमें रो और कॉलम दोनों के फॉर्म में काम किया जाता है। ओके दोनों के फॉर्म में हम डेटा को सेव कर सकते हैं। ओके सो फॉर इंस्टेंस एन एरे ए ऑफ m क्रॉस n, मतलब a ऑफ m ऑफ n इज एन m by n टेबल विच m रोज एंड n कॉलम्स कंटेनिंग m क्रॉस n एलिमेंट। ठीक है, अब डेटा फ्रेम में रोज एंड कॉलम्स में डेटा सेव होता है, एक टेबुलर फॉर्म में डेटा मेंटेन किया जाता है, यही अभी तक हमने देखा। और ये स्ट्रक्चर समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा सीरीज को जान लें ताकि आपको ये वाली लाइंस भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा आपने सीरीज में देखा था, क्या देखा था सीरीज में, कि सीरीज में हम क्रिएट करते हैं वन डायमेंशनल अरे। तो यदि हम सीरीज की बात कर रहे हैं जहां पे आप वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हो, तो सपोज हम एक ए नाम की सीरीज बनाते हैं जो पेंडास डेटा स्ट्रक्चर के इंपोर्ट करने के बाद हम यूज कर रहे हैं, और यहां आपने कुछ डेटा वैल्यूज सेव किए, सपोज 10, 20 एंड 30। फाइन, अब आप प्रिंट करवाते हो किसे, इस सीरीज के डेटा स्ट्रक्चर को, प्रिंट ऑफ ए। तो इससे क्या होगा, आपको एक सीरीज प्रिंट होती हुई शो होगी, 10, 20, 30 ये उसके डेटा वैल्यूज है। कोई इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया ना हमने, यहाँ पे कोई इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट इसका इंडेक्स क्या सेट हो जाएगा, इसका इंडेक्स जो सेट होगा वो होगा 0, 1 और 2, ये इसके इंडेक्स हो गए, ये डेटा वैल्यूज हो गई। ए नाम का एक सीरीज ऑब्जेक्ट है जिसमें ये डेटा वैल्यूज हैं। ओके जिसे कैसे रिफर किया जा रहा है, उनके इंडेक्स के अकॉर्डिंग रिफर किया जा रहा है। तो हम इसे ऐसा बोलेंगे कि ए ऑफ 0 पोजीशन पर, ए ऑफ 0 पोजीशन पर 10 डेटा वैल्यू है, ए सीरीज ऑब्जेक्ट के 1 इंडेक्स पर 20 डेटा वैल्यू है, ए सीरीज ऑब्जेक्ट के 2 इंडेक्स पर 30 डेटा वैल्यू है। ये जो डेटा वैल्यूज है वो कैसे सेव हुई, एक वन डायमेंशनल के फॉर्म में, एक सीरीज के फॉर्म में सेव हुई, और जिसमें इस डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू, इस सीरीज ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इन एलिमेंट्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो उनके इंडेक्सेस क्या हुए, 0, 1, 2 है ना, जो वन डायमेंशनल के फॉर्म में। देखो ये एक ही नंबर आपको दिख रहा है ना, एक ही इंडेक्स दिख रहा है, यहाँ पे कितना इंडेक्स दिख रहा है, एक इंडेक्स दिख रहा है। तो सीरीज ऑब्जेक्ट में आपको सिंगल इंडेक्स दिखता है, चाहे वो इंडेक्स लेबल्ड हो या फिर न्यूमेरिक इंडेक्स हो। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वन डायमेंशनल। बट डेटा फ्रेम्स में ये वन डायमेंशन के फॉर्म में नहीं होता है, ये जो इंडेक्स होता है ये इंडेक्स भी 2 डायमेंशन के फॉर्म में होता है। मतलब कि यहाँ पे एक सीरीज क्रिएट हो रही है, एक वन डायमेंशन क्रिएट हो रहा है ना, बट डेटा फ्रेम्स में क्या होता है, डेटा फ्रेम्स में होते हैं 2 डायमेंशनल, दैट इज रो एंड कॉलम। ओके तो सपोज अगर ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं, तो इनको एक्सेस करने के लिए इनके रो और कॉलम दोनों इंडेक्सेस होते हैं। अब यहां सपोज 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से डेटा वैल्यूज सेव कर दी हमने। ओके क्या करा हमने, इस तरीके से डेटा वैल्यूज को सेव कर दिया डेटा फ्रेम में। तो इन्हें एक्सेस कैसे किया जाएगा, अब वन डायमेंशन में तो हम एक एक के अकॉर्डिंग, एक एक इंडेक्स के अकॉर्डिंग एक्सेस कर लेते हैं। तो यहां इसे एक्सेस करने के लिए यहाँ पे इनके इंडेक्सेस होंगे, क्या होंगे यहाँ पे इनके इंडेक्सेस, किस तरीके से अरेंज होंगे, सपोज 0, 1, 2। तो बाय डिफॉल्ट डेटा फ्रेम में भी जो इंडेक्सिंग होती है वो इसी फॉर्म में होती है। ओके अब एक ए नाम से, सपोज ये एक ए डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है। ओके ए के लिए तो इसे आप कैसे एक्सेस करोगे, सपोज आपको 10 को एक्सेस करना है, तो ये किस पोजीशन पे है, ये 0, 0 पोजीशन पे है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से
ए ऑफ 0 0, ये देखो दो आ गए ना, अब दो आपको इंडेक्सेस शो हो रहे हैं, एक रो का इंडेक्स, एक कॉलम का इंडेक्स, राइट। तो रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स, जब दो इंडेक्सेस शो हो रहे हैं, इट मींस कि ये एक टेबुलर स्ट्रक्चर है, डेटा फ्रेम है, जिसमें आप दो इंडेक्सेस को शो कर रहे हो। तो ऐसे हर एक एलिमेंट के लिए होगा, ठीक है। तो सपोज यदि हम इसकी बात करते हैं तो 1 0 पोजीशन पे ये 40 एलिमेंट होगा, 2 0 पोजीशन पे 70 एलिमेंट होगा, ठीक है। 1 0 पोजीशन पे यदि हम बात करें, सॉरी 0 1 पोजीशन पे क्या होगा, 20 होगा। जैसे मैथ्स में आपने मैट्रिक्स पढ़ा है ना, मैथ्स में 12th मैथ्स में आपने मैट्रिक्स पढ़ा है, तो वैसे मैट्रिक्स जैसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है और इसी फॉर्म में हम इन्हें एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे एक्सेस करना है, इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, इनके इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपको इनको एक्सेस करना है। ओके, सो बात समझ में आ गई कि क्या होता है 2D स्ट्रक्चर और कैसे एक्सेस करते हैं हम सीरीज 1D स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो A ऑफ 0 जो आपने यहां पे लिखा, ये हो गया 1 डायमेंशन, और A ऑफ 0 0 मतलब ये रो और ये कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। तो A ऑफ 0 0 पे क्या सेव है, 10 सेव है, ठीक है, 10 डाटा वैल्यू सेव है, क्लियर। तो उसे एक्सेस करने के लिए हम किस रो और कॉलम इंडेक्स का यूज करेंगे, 0 0। ऐसे सपोज आपको एक्सेस करना है A ऑफ 2 0, तो 2 0 पे क्या सेव है, 2 और 0 पे सेव है 70, क्लियर। तो बस सेम यही स्ट्रक्चर होता है जो आपने 12th में मैट्रिक्स में देखा है, कुछ इसी तरीके से हम यहाँ पर डेटा फ्रेम में भी इन कॉलम और रो इंडेक्स के अकॉर्डिंग डेटा वैल्यू को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो यही मेजर बोल सकते हैं कि हम मेन डिफरेंस होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड सीरीज में। तो अब जो मैं समझाने जा रही हूं ना, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है कि फॉर इंस्टेंस A ऑफ M एंड N, तो M किसको इंडिकेट कर रहा है, यहां पर M इंडिकेट कर रहा है रोज को और N इंडिकेट कर रहा है किसको, कॉलम्स को, एंड N इंडिकेट्स दी कॉलम्स, फाइन। तो अब हम क्या बोलेंगे कि जो आपका डेटा फ्रेम दिख रहा है वो किसके अकॉर्डिंग आप एक्सेस कर सकते हो, M क्रॉस N, M फॉर रोज एंड N फॉर कॉलम्स, ठीक है। अब जो रो और कॉलम होते हैं, अगर M और N है तो इसमें आप कैसे एक्सेस करते हो, इसमें हम एक्सेस करते हैं उनको -1 के साथ में। क्यों, क्योंकि इंडेक्सिंग शुरू होती है कहां से, बाय डिफॉल्ट 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है। यदि 10 एलिमेंट है तो 10 एलिमेंट को आपकी इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग कैसे एक्सेस करोगे, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। 10 -1, इसी तरीके से हम इसे एक्सेस कैसे करते हैं, -1 के फॉर्म में एक्सेस करते हैं, ओके। अब ये हो गई एक सेल, ये दूसरी सेल जहां पे डेटा सेव होना है, ऐसे 0 1 डैश 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 n-1। सिमिलरली ऐसी रोज भी होंगी 0 1 डैश 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 m-1 रोज। इस वाली यदि सेल को आपको एक्सेस करना है तो इसका जो इंडेक्स होगा वो इंडेक्स होगा A ऑफ 2 1। कैसे, पहले आता है रो हमेशा, तो सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें तो ध्यान से देखो, पहली रो है और n-1 कॉलम है, तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 n-1, ओके। सो इस तरीके से टेबल में जो सेल्स हैं उनके डेटा को एक्सेस किया जाता है डेटा फ्रेम में से, ओके। सपोज इस वाली सेल की हम बात करते हैं तो इस सेल का डेटा इंडेक्स क्या हो जाने वाला है, रो क्या हो गई m-1, ओके, और कॉलम क्या हो गया यहां पर n-1, ठीक है, समझ में आया। इसको एक्सेस करते हैं। अब हम एक एग्जांपल से, तो एग्जांपल देखो, इसका मैंने यहां पे शो किया हुआ है आपको कि फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे 4 और 3, मतलब ध्यान से समझो, एक एरे क्रिएट करनी है, एक 2D एरे या 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है जिसमें रो 4 है, कॉलम 3 है ना। तो कैसे क्रिएट होगा, कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा, फाइन। कितने रो है यहां पर, 4 रो है, 1 2 3 एंड 4। तो 4 रोज हमने यहां क्रिएट कर दी जिनकी इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी, जिनकी इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3। 4 रोज थी ना, तो 4 -1 कितना हुआ, 4 -1 दैट इज 3। तो इंडेक्सिंग कहां तक आ गई, 3 तक आ गई, m-1 तक। m रोज हमने अभी देखी ना, ठीक है। तो लास्ट जो नंबर हो गया वो m-1, दैट इज 4 -1 इक्वल्स टू 3। ये चीज समझ में आई, सिंपल। ऐसे कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है, 1 2 और 3 कॉलम्स है। तो अब यदि कॉलम्स की इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो कॉलम की इंडेक्सिंग में नीचे कर दे रही हूं, ये हो गया 0 कॉलम, 1 और 2, क्योंकि इंडेक्सिंग कहां से शुरू होती है, बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होती है, ठीक है। तो 3 कॉलम्स है, तो यहां पे यदि हम n की बात करते हैं तो n की वैल्यू 3 है, दैट इज 3 -1, तो कितना आ गया, 2। तो लास्ट इंडेक्स देखो क्या हो गया, लास्ट इंडेक्स 2 हो गया, ठीक है। अब यदि आपको इसमें ये कैलकुलेट करना है कि इस पूरे टैबुलर डेटा स्ट्रक्चर में टोटल कितनी डेटा वैल्यूज हैं, तो जैसे मैट्रिक्स में कैलकुलेट करते थे उसी तरीके से नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल डेटा वैल्यूज निकल जानी है 12,
ओके, सो बहुत ध्यान रखना है, जब आप डेटा फ्रेम में से किसी डेटा वैल्यू को एक्सेस करोगे तो उसे एक्सेस करने के लिए जो इंडेक्सिंग होती है वो इस तरीके से होती है 0 1 2 3 के फॉर्म में, चाहे वो रो हो चाहे वो कॉलम हो। दो इंडेक्सिंग आपको यहां पे मिलेगी, सीरीज में आपको एक इंडेक्सिंग मिलती थी, यहां आपको दो इंडेक्सिंग मिलेगी। कौन कौन से इंडेक्स मिलेंगे आपको? रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स। दोनों बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और n-1 तक चलते हैं। क्लियर? ये चीज अच्छे से समझ में आई। और किसी भी सेल के डेटा को एक्सेस करना है आपको, सपोज इस सेल के डेटा को एक्सेस करना है तो पहले इसका रो लिखना है आपको, देन उसका कॉलम लिखना है। तो यहां पे देखो रो कौन सी है? 1, और कॉलम कौन सा है? वो भी 1 है, ठीक है। तो इसका जो एड्रेस होगा जिससे हम इस डेटा वैल्यू को एक्सेस करेंगे वो होगा a of 1, 1। समझ में आया? तो अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे साथ ही साथ। उससे पहले हम देख लेते हैं इसके फीचर्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एक साथ में एग्जांपल कि किस तरीके से कॉलम और रो इंडेक्सेस को पहचाना जाता है। सो ईच कॉलम कैन हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज सच एज न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, बूलियन एक्सेट्रा एज इन टेबल्स ऑफ अ डेटाबेस। जैसे डेटाबेस में टेबल्स होती है ना, कि टेबल्स में आप न्यूमेरिक डेटा, स्ट्रिंग डेटा और कोई सा भी कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, कैसे भी डेटा को आप सेव कर सकते हो। यहां भी पाइथन में पेंडास डेटा फ्रेम के अंदर आप कैसा भी टाइप का डेटा सेव कर सकते हो। जैसे आप यहां पे देखो इस कॉलम में कैसे सेव किया हुआ है डेटा, असम, दिल्ली एंड केरला स्टेट्स के नाम है। तो कैसा ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा हुआ। इस कॉलम को आप देखो जियोग्राफिकल एरिया शो हो रहा है, यहाँ पे कुछ 78438 कुछ नंबर्स के फॉर्म में शो हो रहा है, यहाँ भी कुछ नंबर, कुछ डेसिमल के फॉर्म में, फ्लोट फॉर्म में डेटा सेव हो रहा है। तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि जो टेबुलर स्ट्रक्चर आप यहाँ पे क्रिएट करने वाले हो उसमें एक ही टाइप का डेटा हो। जैसे सीरीज में एक ही टाइप का डेटा आप सेव करते हो ना, और उसका होल डेटा टाइप जो होता है वो एक जैसा होता है, बट यहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। डेटा फ्रेम में आप हेट्रोजीनियस डेटा टाइप को यूज कर सकते हो, मतलब अलग अलग डेटा टाइप के डेटा को यहां पर सेव करवा सकते हो, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो। सो बात समझ में आई? अब ये टेबल आपको बहुत ध्यान से देखना है। यहां पे आपको क्या शो हो रहा है? 3 रो है, ठीक है, जिसे एक्सेस करोगे आप 0 1 2 के फॉर्म में, और साथ ही आपको यहाँ पे 1 2 3 कॉलम्स भी दिख रहे हैं। कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स है 0 1 और 2 के फॉर्म में, ठीक है। ये हो गए इनके इंडेक्सेस, और ये यहां पे इंडेक्सेस है आपको जो ये शो हो रहे हैं। क्लियर? अब ये इंडेक्सेस कैसे हुए? कॉलम इंडेक्स और ये रो इंडेक्स। जस्ट बिकॉज सीरीज में जैसे इंडेक्सेस 2 टाइप के होते हैं ना, कैसे होते हैं इंडेक्सेस? 2 टाइप के। कौन कौन से? न्यूमेरिक और लेबल्ड। तो यहां भी वैसे ही 2 टाइप के इंडेक्सेस होते हैं। तो आपको रो इंडेक्स कैसे दिख रहा है? 1 2 3 दिख रहा है, मतलब ये एक न्यूमेरिक इंडेक्स है। कौन सा इंडेक्स है? ये न्यूमेरिक इंडेक्स है, ठीक है। और यहां पे आपको स्टेट, ज्योग्राफिकल एरिया, एरिया अंडर वेरी डेंस, ये आपको कैसे शो हो रहा है? ये शो हो रहा है आपको एज अ लेबल्ड इंडेक्स, मतलब स्ट्रिंग के फॉर्म में शो हो रहा है, ठीक है। तो डेटा फ्रेम भी कैसे इंडेक्स को सपोर्ट करता है? 2 टाइप के इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है। आप न्यूमेरिक इंडेक्स भी दे सकते हो, और साथ ही साथ आप ग्राफ लेबल्ड इंडेक्स को भी सपोर्ट करवा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे स्टेट, ज्योग्राफिकल एरिया, एरिया अंडर वेरी डेंस, ये किसको शो कर रहा है? लेबल्ड इंडेक्स को शो कर रहा है। ओके, बाकी इसके अंदर जो लिखा हुआ है डेटा वो आपको किसी भी डेटा टाइप में आप इसको मेंशन कर सकते हो, है ना। तो इसके यदि हमें टोटल वैल्यू निकालना है तो कितनी हम कैलकुलेट करेंगे? यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे 3 रो है, 3 कॉलम्स है, तो 3 into 3 दैट इज टोटल 9 वैल्यूज आपको यहाँ पे शो हो रही है ना। 3 वैल्यूज, 3 वैल्यूज एंड 3 वैल्यूज। आपको समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पे मतलब 3 रो है, 3 कॉलम है, और 3 रो कॉलम, कुल मिला के टोटल जो डेटा वैल्यूज प्रेजेंट है इस डेटा फ्रेम में वो है 9। ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या इसके फीचर्स, कि डेटा फ्रेम्स के क्या फीचर्स हैं। इट हैज 2 इंडेक्सेस। जो फीचर्स मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्वेश्चन आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि डेटा फ्रेम में 2 इंडेक्स होते हैं, रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे रो और कॉलम में काम किया जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली इट इज लाइक अ स्प्रेडशीट। जैसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपने देखे हैं, एमएस एक्सेल, लिब्रे ऑफिस में जो आपने स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर देखा, जस्ट वैसे ही एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की तरह होता है, जहां पे ईच वैल्यू इज आइडेंटिफिएबल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। हर वैल्यू को, हर डेटा वैल्यू को आप एक्सेस करते हो कैसे? रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से। मतलब सेल जो होती है वो सेल बनती कैसे है? जब रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है ना, सिंपल वैसे ही। द रो इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज इंडेक्स। डेटा फ्रेम में रो इंडेक्स को इंडेक्स कहा जाता है इन जनरल, एंड कॉलम इंडेक्स इज कॉल्ड कॉलम नेम। ध्यान से समझिए,
यहां पर इंडेक्स किसको कहा गया है? रो इंडेक्स को। और कॉलम इंडेक्स को क्या कह रहे हैं? कॉलम नेम। द इंडेक्स कैन बी ऑफ नंबर्स और लेटर्स और स्ट्रिंग। अब इंडेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, न्यूमेरिक और लेबल्ड। तो यहां पे इंडेक्स लेटर्स में भी आप लिख सकते हो, स्ट्रिंग्स में भी स्पेसिफाई कर सकते हो, नंबर्स में भी स्पेसिफाई कर सकते हो। इवन यू कैन चेंज द इंडेक्सेस ऑल्सो। There is no condition of having all the data same type across columns. Its columns can have data of different type. जैसे इंडेक्स कैसा भी हो सकता है ना, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, वैसे डेटा वैल्यूज भी डिफरेंट डेटा टाइप की हो सकती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यू कैन इजीली चेंज इट्स वैल्यूज म्यूटेबल। मतलब कि डेटा फ्रेम में जो भी डेटा वैल्यूज होती हैं उसे आप इजीली चेंज कर सकते हो। तो ये क्या हुआ? म्यूटेबल हुआ, है ना। You can add or delete rows and columns in data frame. Mutable मतलब आप डेटा फ्रेम में रो और कॉलम को ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। जैसे हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं सिंपल, उसी तरीके से हम यहाँ भी मैनेज करेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे आपको कुछ डेटा फ्रेम की कमांड्स लिखनी है, उसके फॉर्म में आप डेटा फ्रेम को एक्सेस करोगे, उसमें डिलीशन, इंसर्शन कर सकते हो, ठीक है। सो इसी को क्या कहा गया है कि डेटा फ्रेम का जो साइज है, जो वैल्यूज है, वो दोनों म्यूटेबल होती है। मतलब आप इंडेक्स को भी चेंज कर सकते हो, आप डेटा वैल्यूज को भी चेंज कर सकते हो, जैसे सीरीज में हमने देखा। ओके, सो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया कि डेटा फ्रेम के बारे में हमने पढ़ा। डेटा फ्रेम क्या होती है, क्या किस तरीके से उसे एक्सेस किया जाता है, सीरीज और डेटा फ्रेम में बेसिकली क्या डिफरेंस है ना। सो ये चीज मैंने आपको इसलिए इतने अच्छे से समझाई है ताकि आप इसे अच्छे से समझ सको। एग्जाम में यदि कोई चीज आती है तो आप इससे रिलेटेड लिख सकते हो। तो डेटा फ्रेम से रिलेटेड सारे फीचर्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, जो फीचर्स हमने अभी तक देखे। ओके, नाउ अब क्रिएटिंग एंड डिस्प्लेइंग अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग में और कैसे हम उसे एक्सेस करते हैं। ओके, सो डेटा फ्रेम को क्रिएट और डिस्प्ले करने के लिए कुछ सिंटेक्स को हमें फॉलो करना होता है। ओके, कौन सा सिंटेक्स हुआ? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि आपको पेंडास लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। तो पिप पैकेज से हम उसे इंस्टॉल कर चुके हैं। हम एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का स्पाइडर आईडी का यूज कर रहे हैं, तो उसमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उसे इंपोर्ट कर सकते हो। तो जब भी आपको डेटा फ्रेम या सीरीज जैसे डेटा स्ट्रक्चर में काम करना है तो पहला प्रोसेस होता है आपको उन्हें इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट पेंडास एज पीडी, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। ओके, अब नंपाई का भी यूज किया है हमने सीरीज को क्रिएट करने में, तो यहाँ डेटा फ्रेम्स को भी क्रिएट करने में हम नंपाई एरेस का यूज करेंगे। ओके, तो पीडी एलियास नेम हुआ पेंडास का, एनपी एलियास नेम हुआ किसका? नंपाई का। ओके, तो पीडी और एनपी के थ्रू ही हम डेटा फ्रेम में काम करने वाले हैं। क्लियर? सो अब इसका जो मेन सिंटेक्स होता है जिस पर बेस्ड हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम्स क्रिएट करेंगे, तो वो सिंटेक्स अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो बहुत ध्यान से समझना है। यदि इस सिंटेक्स को लिखने में आप कुछ भी गड़बड़ करते हो, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, यदि आपने कोई स्मॉल लेटर या कोई कैपिटल लेटर में मिसमैच कर दिया तब आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन नहीं होगा, एरर आ जाने वाली है। ओके, सो यहाँ पे देखो, जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट लिखते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट। ओके, क्या लिखना है यहाँ पर? डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू पेंडास लाइब्रेरी का डेटा फ्रेम हम यूज कर रहे हैं, तो पेंडास को इंपोर्ट किया है पीडी के फॉर्म में। पीडी इज द एलियास नेम, है ना, पेंडास का। तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम, क्या लिखा हमने? डेटा फ्रेम। जैसे पीडी डॉट सीरीज लिखते हुए आए हैं वैसे ही पीडी डॉट डेटा फ्रेम लिखना है। ओके, अब डेटा फ्रेम लिखा। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है कि जो डेटा फ्रेम का डी और एफ है, यहां देखो ध्यान से, ये डी और एफ ये क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। आई रिपीट इट कि जब आप पीडी डॉट डेटा फ्रेम लिखेंगे तो डी और एफ दोनों लेटर्स कैपिटल होने चाहिए। फाइन, अब ब्रैकेट स्टार्ट किया आपने, पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे रो कॉलम डेटा वैल्यूज इंडेक्सेस। ओके, जैसे सीरीज में हम दो वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, डेटा वैल्यू एंड इंडेक्स, तो यहां भी हम डेटा वैल्यू भी स्पेसिफाई करेंगे, लेकिन यहां इंडेक्स कितने होंगे? रिमेंबर 2 इंडेक्सेस होंगे, रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। तो यहां देखो एक 2D डेटा स्ट्रक्चर हमने यूज कर लिया, कॉमा, और उसके बाद हम यूज कर रहे हैं कॉलम इंडेक्स और रो इंडेक्स। सो अभी मैंने बताया था कि रो इंडेक्स को कैसे रिफर किया जाता है यहां पर एज ए इंडेक्स के फॉर्म में। मतलब जब आप प्रोग्रामिंग करोगे, कोड लिखोगे डेटा फ्रेम के लिए, तो रो इंडेक्स को आपको इंडेक्स के फॉर्म में लिखना है। इंडेक्स मतलब रो इंडेक्स की बात हो रही है। और कॉलम इंडेक्स की यदि हम बात करेंगे तो उससे आपको एक्सेस करना है कॉलम्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में? कॉलम्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया आपका रो इंडेक्स और ये हो गया आपका कॉलम इंडेक्स। इस तरीके से इन्हें आपको यहां पर लिखना है।
देखो क्या लिखा है, कॉलम्स करके लिखा है, कॉलम का सीक्वेंस कितने कॉलम होंगे, और इंडेक्स करके लिखा है इंडेक्स का सीक्वेंस कि कितनी रोज होंगी। ओके, बात समझ में आया अच्छे से। रो और कॉलम इंडेक्स कैसे स्पेसिफाई करना है, यहां पर होगी ऊपर डेटा वैल्यूज। ओके, नाउ द 2D डेटा स्ट्रक्चर पास टू इट contains the data values. If you have imported pandas as PD, then you can create a data frame as pd.dataframe also. Okay, so क्या ध्यान रखना है हमें यहाँ पर, हमें यहाँ ध्यान रखना है दो चीजें कि आपको इंपोर्ट करना है pandas लाइब्रेरी को, और साथ ही साथ आपको इस डेटा स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से यूज करना है। डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट लिखना है, pd.dataframe लिखना है, df कैपिटल रखना है, पैरेंथेसिस ओपन करना है, उसके अंदर आपको डेटा वैल्यू लिखना है, कॉमा लगा के दो इंडेक्स को स्पेसिफाई करना है, कॉलम्स एंड इंडेक्स। ओके, बस यही डिफरेंस है सीरीज में और इसमें। जैसे सीरीज में हम डेटा और इंडेक्स को स्पेसिफाई करते थे, यहां आपको कॉलम्स और इंडेक्स को स्पेसिफाई करना है, मतलब रो और कॉलम के दोनों इंडेक्स को स्पेसिफाई करना है। ओके, ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है। अब कितने तरीके से सीरीज डेटा फ्रेम क्रिएट किया जाता है। जैसे सीरीज को क्रिएट करने के अलग अलग तरीके होते हैं ना, वैसे डेटा फ्रेम को भी क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम, देयर आर नंबर ऑफ वेज टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जो अभी मैंने बताया। तो पहला तरीका हम देखेंगे क्या, कि क्रिएशन ऑफ एन एम्प्टी डेटा फ्रेम। एक एम्प्टी डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट किया जाता है। एम्प्टी डेटा फ्रेम मतलब जिसमें आप कोई डेटा वैल्यूज को इंसर्ट नहीं करते हो, जिसमें पैरेंथेसिस में कोई भी पैरामीटर, कोई भी डेटा वैल्यूज इंडेक्सेस नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी डेटा फ्रेम। ओके, नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम numpy nd अरेज। numpy nd अरेज का यूज करके, nd का मतलब nth डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, ऐसे nth डायमेंशनल। nd अरेज का यूज कैसे करोगे आप, nd अरे का यूज करके कैसे हम एक डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे, और उसमें भी हम यूज करने वाले हैं numpy लाइब्रेरी का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। बहुत ध्यान से समझो, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज मतलब बहुत सारी डिक्शनरीज की लिस्ट, एक से ज्यादा डिक्शनरीज होंगी जिसमें कुछ की होंगी, कुछ वैल्यूज होगी, उसके अकॉर्डिंग आप एक लिस्ट बनाने वाले हैं और उस लिस्ट को एक्सेस करेंगे हम डेटा फ्रेम में। तो उसके अकॉर्डिंग यहां पे हम फ्रेम बनाने वाले हैं, डेटा फ्रेम। ओके, नाउ क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, मतलब यहां पे मल्टीपल लिस्ट होंगी और उन मल्टीपल लिस्ट को आप डिक्शनरी में एक्सेस करोगे और उस डिक्शनरी को हम डेटा फ्रेम में यूज करेंगे। ठीक है, नाउ हियर क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम सीरीज। सीरीज का यूज करके भी, देखो ध्यान से, सीरीज का यूज करके भी आप डेटा फ्रेम प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, किसका यूज करके, सीरीज का यूज करके। नाउ क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज। सीरीज का यूज करके आप डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करोगे वो सीखेंगे यहाँ पे। मतलब कि आपके पास मोर देन 1 सीरीज होना चाहिए, जब तो आप 2 डायमेंशनल डेटा फ्रेम क्रिएट कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे आपको सीरीज ज्यादा चाहिए होंगी, लाइक सीरीज ए बी, सीरीज ऑब्जेक्ट आपको ज्यादा चाहिए होंगे, मोर देन 1 सीरीज डेटा ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग डेटा फ्रेम क्रिएट कर सको। यहाँ पे सीरीज ऑफ डिक्शनरीज, सेम ईयर की मल्टीपल सीरीज होगी, उसे हम डिक्शनरी में एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो इतने तरीके से हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करना सीखेंगे आज इस वीडियो में। ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा फ्रेम सबको अच्छे से समझ में आ गया ना। अब 1 बाय 1 हम इन सारे क्रिएशंस को एक्सप्लेन करेंगे, एग्जांपल के साथ देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि एम्प्टी डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट किया जाता है। क्या, एम्प्टी डेटा फ्रेम। एम्प्टी मतलब कि डेटा फ्रेम में जब कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। एन एम्प्टी डेटा फ्रेम कैन बी क्रिएटेड एज फॉलोज। सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है pandas को एज pd एलियास नेम के थ्रू। देन जो मैंने अभी आपको बताया था कि डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट लिखना है, जैसे डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट यहां लिखा हुआ है डी फ्रेम emt। emt मतलब एम्प्टी डेटा फ्रेम आप क्रिएट कर रहे हो, तो इसलिए हमने उसका जो नाम लिखा है ना, ऑब्जेक्ट नेम डेटा फ्रेम का, वो कुछ इस तरीके से लिखा है, इज इक्वल्स टू pd.dataframe। देखो df कैपिटल है और पैरेंथेसिस में हमने कुछ नहीं लिखा है, एम्प्टी पैरेंथेसिस है। तो इट मींस कि आप क्या क्रिएट कर रहे हो, यहां पे एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हो जो कि एम्प्टी है ना। आपने उसमें कोई कॉलम इंडेक्स स्पेसिफाई किया है, ना ही कोई रो इंडेक्स स्पेसिफाई किया, ना कोई डेटा वैल्यूज लिखी है।
और फिर उसके बाद हमने डी फ्रेम EMT नाम के डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया है, ठीक है, मतलब प्रिंट करवाई इसकी वैल्यू। तो जैसे ही आप इसको प्रिंट करवाते हो तो आपको आउटपुट कैसे मिलता है, कुछ इस तरीके से मिलेगा। आपकी जो डेटा फ्रेम है वो एम्प्टी डेटा फ्रेम है, कॉलम और इंडेक्स मतलब रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स में आपको कोई भी वैल्यू यहाँ पे शो नहीं हो रही है। इट मींस कि आपने जो डेटा फ्रेम क्रिएट की है, जो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाया है डी फ्रेम EMT नाम से, वो एम्प्टी है, ठीक है। तो एम्प्टी डेटा फ्रेम समझ में आया कि इस डेटा फ्रेम में हमने कोई ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई नहीं किया, कोई डेटा वैल्यू, कोई इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया। नेक्स्ट देखो, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम numpy and d arrays। सेकंड क्या देखा था हमने, numpy and d arrays का कैसे यूज करना है। तो अब numpy का यूज करना है। numpy एक पॉपुलर लाइब्रेरी है एरेस के लिए, सबको पता है अच्छे से, है ना। तो numpy में हम एरेस क्रिएट करते हैं, उन एरेस को यूज करके आप कैसे डेटा फ्रेम बनाते हो वो यहां सीखेंगे। सो कंसीडर द फॉलोइंग 3 numpy and d arrays। अब यहाँ पे आपको numpy की कौन सी ND arrays लेना है, 3 ND arrays हमने यहाँ पे ली हुई है। Let us create a simple data frame without any column labels, बिना कोई कॉलम लेबल्स के हम यहाँ पे 3 numpy array का यूज करने वाले हैं यूजिंग अ सिंगल ND array। ओके, सो अब यहाँ देखो numpy array को भी यूज करने के पहले हमने क्या किया है, इंपोर्ट कर लिया numpy array को। इंपोर्ट numpy as NP, ओके, मतलब NP क्या हो गया, numpy का एलियास नाम हो गया, ठीक है। अब इस लाइन से सभी बहुत अच्छे से अवेयर है। नाउ array 1, array 2, array 3, 3 array क्रिएट की, किस नाम से, array 1, array 2, array 3 के नाम से। इन्हें एक्सेस कैसे करते हैं, numpy array के एलियास का नाम लिखना है np.array, ठीक है। पहली array में हमने 3 एलिमेंट लिखे 10, 20, 30, दूसरी array में हमने लिखे 100, 200, 300 डेटा वैल्यूज, और थर्ड array में हमने मेंशन किया -10, -20, -30 एंड -40। ओके, हर एरे में कितने हैं एलिमेंट्स आपको शो हो रहे हैं, 10, 20, 30 फर्स्ट एरे में, 100, 200, 300 सेकंड एरे में है, -10, -20, -30, -40 4 एलिमेंट थर्ड एरे में है। अब इन तीनों एरे को आप एक साथ भी डेटा फ्रेम में एक्सेस कर सकते हो या एक एक करके भी आप डेटा फ्रेम में एक्सेस कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप देखो डेटा फ्रेम को हम यूज कर रहे हैं, सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया डी फ्रेम 4 pd.data frame, जैसे सीरीज को एक्सेस कर रहे थे pd.series, वैसे ही आपको pd.data frame लिखना है। पैरेंथेसिस के अंदर हमने स्पेसिफाई कर दिया numpy की array 1 को, तो numpy का array 1 हमने यहां मेंशन किया और डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाया। तो यहां देखो array 1 में क्या एलिमेंट था, array 1 में जो एलिमेंट थे वो थे 10, 20 एंड 30, है ना। तो यही एलिमेंट आपके क्या बन जाएंगे, डेटा वैल्यूज बन जाएगी। यहां आपको शो हो रहा है 10, 20, 30, ये हो गए आपके डेटा वैल्यूज। 0, 1, 2 ये हो गया आपका रो इंडेक्स, और क्योंकि आप एक ही एरे एक्सेस कर रहे हो तो कॉलम इंडेक्स आपका जो होगा वो सिर्फ होगा 0, एक ही कॉलम इंडेक्स, ठीक है। ये हो गया कॉलम इंडेक्स, ओके, जिसे हम कॉलम के नाम से जानते हैं, और ये हो गया आपका रो इंडेक्स, क्या हो गया ये, रो इंडेक्स, ओके। बाकी ये हो गए आपके अरे 1 के एलिमेंट, क्लियर, कौन से एलिमेंट, 10, 20, 30। बात समझ में आई, कुछ इस तरीके से आउटपुट आपको रिटर्न होगा, ओके। अब सपोज आप एक से ज्यादा एलिमेंट एक्सेस करते हो, एक से ज्यादा अरे को यूज कर लेते हो, या तीनों अरे को डेटा फ्रेम में यूज करते हो, तब क्या होगा, देखो डेटा फ्रेम 5 नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हम मोर देन 1 ND अरेज का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, मोर देन 1 ND अरेज का। तो pd.data frame array 1, array 3, array 2 किसी भी सीक्वेंस में आप एक्सेस कर सकते हो। ये हो गए आपके डेटा वैल्यूज। इसके बाद हम यूज कर रहे हैं कॉलम्स को, तो कॉलम्स हमने लिख दिए ABCD, मतलब हमने लेबल्ड इंडेक्स को अलॉट कर दिया कॉलम्स के इंडेक्स में, ठीक है। जो कॉलम इंडेक्स बनने वाला है उसमें हमने एक लेबल इंडेक्स को अलॉट किया हुआ है जिसे ABCD लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आपकी एरे में कितने एलिमेंट होंगे, देखो 10, 20, 30, 10, -20, 30 और 100, 200, 300। अब एरे 3 में थे 4 एलिमेंट, कितने एलिमेंट थे एरे 3 में, 4 एलिमेंट, बट एरे 1 और 2 में तो 3 एलिमेंट थे। तो बाय डिफॉल्ट जहां एलिमेंट नहीं मिले तो इंटरप्रेटर ने क्या करा, नन वैल्यू को वहां पे सेट कर दिया, समझ में आया। तो जहां एलिमेंट नहीं थे वहां पे नन वैल्यूज आ गई, क्यों, क्योंकि एरे 1 में कितने एलिमेंट थे, एरे 1 में 3 एलिमेंट थे। कौन कौन से एलिमेंट थे, 10, 20 एंड 30, ओके। सिंपल ऐसी एरे 3 में कितने एलिमेंट थे, 4, -10, -20, -30, -40, ठीक है। और एरे 2 में कितने एलिमेंट थे, एरे 2 में एलिमेंट थे 3 अगेन, 100, 200 और 300, ठीक है। तो अब इनसे बन गई 3 रो,
जो एलिमेंट थे, डेटा वैल्यूज थी, तो डेटा वैल्यूज हुई ना, ये डेटा वैल्यूज से क्या बना, रो के एलिमेंट बने, क्या बने, रो एलिमेंट्स हुए। और जो कॉलम इंडेक्स था वो हमने स्पेसिफाई किया होगा ABCD, तो आपको यहाँ पे क्या शो हो रहा है, आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि जो कॉलम इंडेक्स है वो ABCD है, ठीक है, जो कॉलम इंडेक्स है वो क्या है, ये कॉलम इंडेक्स हुआ जो ABCD के फॉर्म में है, और ये हो गए आपकी एरे 1, एरे 3 और एरे 2। गॉट इट। देखो 10 20 30, लेकिन आपके पास में चौथा एलिमेंट नहीं था, फोर्थ नंबर का एलिमेंट, तो यहां पे क्या अलॉट हो गया, नैन। सिंपल। एरे 3 में 3 एलिमेंट थे, फोर्थ एलिमेंट यहां भी नहीं था, तो यहां नैन अलॉट हुआ है। ओके, बाकी एरे 3 में चारों एलिमेंट थे, तो आपको 4 एलिमेंट टोटल यहां शो हो रहे। अब रो इंडेक्स हमने यहां स्पेसिफाई किया था क्या, नहीं किया था। मतलब यहां हमने कुछ ऐसा नहीं लिखा था कि रो इंडेक्स की भी आपने कोई वैल्यू अलॉट की हो, लाइक रो इंडेक्स आपने सपोज ऐसे 1 या 2 या 3 कुछ इस तरीके से अलॉट किया, ये नहीं किया ना हमने। तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्या सेट हुआ, ये डिफॉल्ट रो इंडेक्स सेट हुआ है 0 से जो स्टार्ट हुआ है। डिफॉल्ट रो इंडेक्स क्या सेट हुआ है यहां पर, 0 1 2। अब यदि आप इसे चेंज करोगे तब आप यहाँ पे इंडेक्स भी स्पेसिफाई कर सकते थे, क्योंकि हम डेटा फ्रेम में 2 इंडेक्स स्पेसिफाई करते हैं ना, रो इंडेक्स एज वेल एज कॉलम इंडेक्स, है ना। तो यहाँ पे डिफॉल्ट में इंडेक्स आया, यदि आप वो इंडेक्स सेट कर देते तो ये 1 2 3 में कन्वर्ट हो जाता। ओके, सो होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई कि एनडी अरे का यूज करके, मतलब आप मल्टीपल अरेज का यूज करते हो, और एरे में जो एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं, एरे में जो एलिमेंट होते हैं वो बन जाते हैं रो। ये हो गए आपके अरे एलिमेंट, ओके, जो क्या बन गए हैं, रोज में आ गए हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप जो भी कॉलम और रो के इंडेक्स सेट करोगे वो हो जाने हैं इंडेक्स। ठीक है, तो कितने बाय कितने का यहाँ पे डेटा फ्रेम बना है आपका, डेटा फ्रेम यहाँ क्रिएट हुआ है 3 क्रॉस 4, मतलब टोटल एलिमेंट्स इस डेटा फ्रेम में 12, 3 रोज है और 4 कॉलम्स हैं। ओके, सो होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई। क्या करना है, नंपाई अरे को इंपोर्ट करना है, अरेज क्रिएट करना है, उन अरे को डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में एक्सेस कर लेना है, बस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। देखो यहां कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है। पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर है लिस्ट का और डिक्शनरी का। लास्ट वीडियो में जब मैंने डिफरेंस बताया था सीरीज, लिस्ट, डिक्शनरी में, तब मैंने लिस्ट और डिक्शनरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, है ना। लिस्ट और डिक्शनरी में यदि आपको कंफ्यूजन नहीं है, दोनों में डिफरेंस पता है, तब आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो पहले हम लिस्ट और डिक्शनरी को थोड़ा सा देख लें, है ना, ताकि आपको क्या इजीली सारी चीजें समझ में आ सके। सो लिस्ट एंड डिक्शनरी ये क्या है, दोनों सीक्वेंस है ना। ये आपने 11th में भी पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो आप अभी इसको बहुत अच्छे से समझ लो। इसका यूज कैसे करते हैं वो हमें देखना है बेसिकली। तो लिस्ट को स्पेसिफाई करते हैं, मतलब जब आप किसी एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स को स्पेसिफाई करवाना चाहते हो, जब लिस्ट का यूज करते हैं। जैसे मार्क्स नाम की हमने एक लिस्ट बना ली, ठीक है, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आएंगे। ओके, और यहां हमने मार्क्स को एंटर कर लिया 80 90 60 50 देन 40। ओके, ये आपने मार्क्स स्पेसिफाई कर लिए। तो आपने एक मार्क्स नाम की वेरिएबल बोल सकते हैं, मार्क्स नाम की एक लिस्ट बनाई है जिसमें आपने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को असाइन करवाया है। तो लिस्ट का ध्यान रखो कि हमेशा किससे इंडिकेट की जाती है, लिस्ट के जो एलिमेंट है वो किस में लिखे जाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। ये एक लिस्ट की पहचान है। ठीक है, जैसे एरेज में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं ना, वैसे लिस्ट में भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स को लिखा जाता है। अब जब आप मार्क्स को प्रिंट करवाओगे, क्या करवाओगे, मार्क्स को प्रिंट करवाओगे, तब आपको क्या शो होगा, एक लिस्ट शो होगी इस तरीके से 80 90 60 50 देन 40। ओके, अब इन डेटा एलिमेंट्स को जो इसमें लिखे हुए हैं, लिस्ट में जो मार्क्स लिखे हुए हैं, आप इन्हें चेंज भी कर सकते हो। ओके, सिंपल ऐसे डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी में एलिमेंट्स भी होते हैं, वैल्यूज भी होती है, लेकिन हर एक एलिमेंट की, हर एक वैल्यूज की क्या होती है, की वैल्यू होती है, मतलब की अलॉट की जाती है। जैसे एक्चुअल डिक्शनरी होती है, आपने देखा ना, डिक्शनरी में वर्ड होता है, उसका मीनिंग होता है, तो यहाँ पे की होता है और उसकी वैल्यूज होती हैं। तो सपोज आपने डिक नाम से एक डिक्शनरी बनाई, ठीक है, अब इस डिक्शनरी में आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिक्शनरी के एलिमेंट्स को लिखा जाता है, जैसे यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होते हैं। तो की आपने सपोज लिखा 1 देन कॉलन। अब जो वैल्यू आप लिखोगे वो वैल्यू कॉलन से सेपरेट होगी। सपोज वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा मंडे, ठीक है, सिंपल आप इस तरीके से कॉमा लगाओगे। सेकंड की वैल्यू लिखा सपोज आपने 2 और यहां आपने लिखा ट्यूसडे। ओके, देन इसी तरीके से आप मल्टीपल की एंड उसकी वैल्यूज को स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये कहलाती है डिक्शनरी।
और कर्ली ब्रेसेस से हमेशा स्टार्ट होती है डिक्शनरी। अब जब आप प्रिंट करवाओगे डिक्शनरी की वैल्यू प्रिंट डिक, तो क्या होगा, आपको ये डिक्शनरी एज इट इज प्रिंट होके शो होगी। क्लियर हुआ? अब बहुत ध्यान से ये समझना है कि इन लिस्ट से और इन डिक्शनरी से आप कैसे डेटा फ्रेम बनाते हो, 2D डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, वो काम की बात है जो अब आज हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो लिस्ट और डिक्शनरी समझ में आ गया कैसे यूज की जाती है। लिस्ट मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ एलिमेंट आप क्रिएट कर रहे हो, और डिक्शनरी मतलब यहाँ पे की होती है और उसकी वैल्यूज होती है जो कॉलन से सेपरेट होती है। एक की मल्टीपल वैल्यूज भी पॉसिबल होती है। ठीक है, तो पहला जो हमें यहाँ कॉन्सेप्ट देखना है डेटा फ्रेम क्रिएट करने का, वो है डेटा फ्रेम, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। मतलब मल्टीपल डिक्शनरीज से आप कैसे लिस्ट क्रिएट करते हो और उस लिस्ट को डेटा फ्रेम में एक्सेस करते हो। मतलब यहां पर डिक्शनरीज होंगी बहुत सारी, एक से ज्यादा, 2 या 3, कुछ भी डिक्शनरीज आप ले सकते हो। उन डिक्शनरीज से आपको बनाना है लिस्ट और उस लिस्ट को एक्सेस करना है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में, कुछ इस तरीके से। बात समझ में आई कि डिक्शनरीज क्रिएट करना है, डिक्शनरीज मतलब मल्टीपल डिक्शनरी, एक से ज्यादा, उनको एक्सेस करना है एक लिस्ट में, सिंगल लिस्ट में, और उस लिस्ट को एक्सेस करना है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में। तब बनेगी एक डेटा फ्रेम रो कॉलम इंडेक्स के साथ। अब कैसे? एग्जाम्पल देखो, क्रिएट लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। पहला एग्जाम्पल देखो, यहां पे लिखा हुआ है एक डिक्शनरी 1, मतलब डिक्ट 1 नाम से हमने क्या किया है, एक डिक्शनरी क्रिएट की है जिसमें की है ए और बी और उनके एलिमेंट है 10, 20। देखो बकायदा कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हो रहे हैं। देन आफ्टर दैट डिक्ट 2 डिक्शनरी लिए जिसमें ए बी सी 3 की वैल्यूज है और उनकी डेटा वैल्यूज है 5, 10 एंड 20। ओके, देन फिर हमने क्या किया, इन दोनों डिक्शनरी को इस लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक्सेस किया। मतलब लिस्ट के एलिमेंट हो गए डिक 1, डिक 2, जो डिक्शनरीज के थे वो वैल्यूज हो गई लिस्ट की वैल्यूज। अब लिस्ट को हमने, ये जो लिस्ट हमने क्रिएट की उसको हमने डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में pd.data फ्रेम लिख के ब्रैकेट्स के अंदर उसे एक्सेस करा है लिस्ट डिक नाम से। ओके, और फिर जब आपने इसको प्रिंट करवाया तब आप क्या देखोगे, आपको यहां पे समझ में आ रहा है कि जो की वैल्यूज थी लिस्ट डिक्शनरी की, वो की वैल्यूज, वो सारी कीज क्या बन गई है, डेटा फ्रेम का कॉलम इंडेक्स बन चुकी हैं। ओके, और ये जो वैल्यूज थी डिक्शनरी की, डिक्शनरी में 2 चीजें थी, कीज, तो कीज बन गया कॉलम इंडेक्स एबीसी जो थी, और जो डेटा वैल्यूज थी डिक्शनरी की वैल्यूज, वो डेटा फ्रेम की क्या बन गई है, डेटा वैल्यूज। ओके, मतलब ये हो गया आपका 2D स्ट्रक्चर। समझ में आया कि डिक्शनरी में 2 वैल्यूज होती हैं, की और वैल्यू, तो कीज बन गया यहां पर इंडेक्स। ओके, और वैल्यूज हो गई है डेटा वैल्यूज के फॉर्म में कन्वर्ट। ओके, अब ये कैसे हुआ, ये सिंपल इसी तरीके से हुआ है कि यहाँ पे डिक्शनरी 1 में यदि हम बात करें कुछ इस तरीके से, तो डिक्शनरी 1 और डिक्शनरी 2, 2 डिक्शनरीज हमने यहाँ क्रिएट की हैं और दोनों में कीज और वैल्यूज हैं। ठीक है, डिक्शनरी 1 में 2 कीज हैं और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है 10, 20। सिंपल डिक्शनरी 2 में ए बी और सी 3 कीज हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 5, 10 एंड 20। तो अब देखो यहाँ पे जो कीज बनी हुई है, जो इंडेक्सेस है आपके कॉलम के इंडेक्स, वो एबीसी है ना। फर्स्ट वाली डिक्शनरी में 2 ही एलिमेंट है लेकिन थर्ड एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है ना। तो क्या अलॉट किया यहाँ पर, पाइथन इंटरप्रेटर ने नैन वैल्यूज को अलॉट कर दिया इस जगह पर, है ना। जो भी ब्लैंक स्पेस है जहां वैल्यूज नहीं मिल रही है उसको नैन से फिल कर दिया। क्लियर? सो ये चीज आपको समझ में आ गई अच्छे से कि डिक्शनरीज, मल्टीपल डिक्शनरीज से कैसे लिस्ट बनाई और लिस्ट में उसे एक्सेस करके हमने डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में उसे एक्सेस किया। तो डिक्शनरी की जो कीज थी वो हो गई कॉलम इंडेक्स और डिक्शनरी में जो सारी वैल्यूज थी वो हो गई डेटा फ्रेम की डेटा वैल्यूज। ओके, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर की। पहले इसको देख लेते हैं। हियर्स द डिक्शनरी कीज आर टेकन एज कॉलम लेबल्स and the values corresponding to each key are taken as row. Okay, there will be many rows as the number of dictionaries present in the list. In above example, there are 2 dictionaries, Dic 1 and Dic 2. The data frame consists of 2 rows. Number of columns in a data frame is equal to maximum number of keys in a dictionary of list. So there are 3 columns as second dictionary. There are 2 columns in first dictionary. Note that none value, none का full form क्या होगा, not a number, is inserted if a corresponding value for a column is missing. जैसे सीरीज में यदि कोई डेटा वैल्यू नहीं मिलती है तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग नैन वैल्यू अलॉट हो जाती है, इंसर्ट हो जाती है। वैसे यहाँ भी यदि किसी की या वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू नहीं मिलती है तो नैन वैल्यू अलॉट
हो जाती है। ओके, नेक्स्ट टाइप हमने देखा था क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। मतलब यहां पर होंगी मल्टीपल लिस्ट, L1, L2, L3 मल्टीपल लिस्ट होंगी, इनको आप एक्सेस करोगे कहां पर? डिक्शनरी में। ओके, और इस डिक्शनरी से को हम एक्सेस करेंगे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में। ओके, जो अभी हमने देखा उसमें डिक्शनरी से लिस्ट क्रिएट किया था, यहाँ लिस्ट से डिक्शनरी क्रिएट करेंगे एंड देन वी एक्सेस इट टू डेटा फ्रेम। सो डेटा फ्रेम्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम अ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। Consider the following dictionary consisting of keys, state, G area, VDF, very dense forest and the corresponding value as a list. जो सबसे पहले हमने एग्जांपल देखा था वही एग्जांपल को यहाँ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो देखो क्या एग्जांपल देखा था हमने कि स्टेट है, स्टेट के अंदर 3 स्टेट के नाम लिखे हुए थे, आसाम, दिल्ली, केरला। तो अब यहां देखो, अब सबसे पहले तो एक डिक्शनरी हमने क्रिएट की। क्या क्रिएट की? डिक्शनरी। उस डिक्शनरी में ये हमने स्पेसिफाई करी की वैल्यू, स्टेट, और की जब आप वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हो तो इस वैल्यू में आप स्पेसिफाई कर रहे हो लिस्ट 1 को। मतलब एक ये लिस्ट आपने क्रिएट की स्टेट नाम से, आसाम 1, दिल्ली, केरला। सिंपल इसी तरीके से ये सेकंड की और की एक वैल्यू नहीं है, इस की में फिर आप एक्सेस कर रहे हो लिस्ट 2 जिसमें ज्योग्राफिकल एरिया लिखा हुआ है। ओके, फिर ऐसे सेकंड वेरी डेंस फॉरेस्ट, ये भी एक की हुआ, उस की मल्टीपल वैल्यूज है, ये हो गई लिस्ट 3। मतलब 3 लिस्ट को आपने एक्सेस किया है वैल्यूज के फॉर्म में, डिक्शनरी की वैल्यूज के फॉर्म में। तो ये जो लिस्ट है ये बन जाएगी क्या? रोज, और ये जो कीज है ये बन जाएंगे कॉलम इंडेक्स। अगेन वही चीज, की जो है क्या बन गई? कॉलम इंडेक्स, और जो रोज है, वैल्यूज हैं जो डिक्शनरी की, वो बन जाने वाली हैं। इसमें हमने 3 लिस्ट यूज करी है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। ओके, 3 लिस्ट जो है ये बन जाएगा आपकी डेटा वैल्यूज। डेटा वैल्यूज मतलब कि रो। ओके, सो समझ में आया? तो डेटा फ्रेम फॉरेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, pd.dataFrame यूज किया और उसके अंदर डिक्शनरी को एक्सेस कर लिया। कौन सी डिक्शनरी? जो हमने यहाँ पे लिखी हुई थी। तो डिक्शनरी को एक्सेस करने के बाद में उसे हमने प्रिंट करवा लिया डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को। तो कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट शो होगा। ये हो गई है की वैल्यूज डिक्शनरी की, और ये हो गई आपकी 3 लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, जो किसमें कन्वर्ट हो गई है? रोज में। ओके, जो कि डिक्शनरी की क्या थी? वैल्यूज थी। सो होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई। बाकी रो इंडेक्स तो बाय डिफॉल्ट 0, 1, 2 होता है, ये जो डिफॉल्ट इंटरप्रेटर उसे अलॉट कर देता है, ठीक है। तो कैसे हमने मल्टीपल लिस्ट को डिक्शनरी में एक्सेस किया और डिक्शनरी को फिर हमने यहां पर pd.dataFrame के ऑब्जेक्ट में एक्सेस किया और फिर उसे प्रिंट करवाया। तो की बन गई कॉलम इंडेक्स, और जो वैल्यूज थी वो वैल्यूज हो गई, जो लिस्ट में हमने लिखी थी वो हो गई रोज, डेटा वैल्यूज किसकी? डेटा फ्रेम की। ओके, सो ये भी सेम वैसा ही है, ज्यादा कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। बस वहां हमने मल्टीपल डिक्शनरी यूज किया था, यहां हमने मल्टीपल लिस्ट का यूज किया। ओके, सो नोट दैट डिक्शनरी कीज बिकम कॉलम लेबल्स ऑफ डिफॉल्ट इन द डेटा फ्रेम। हमेशा की जो है वो क्या बनती है? डिक्शनरी का कॉलम लेबल बनती है। एंड द लिस्ट बिकम द रोज। यही बताया ना मैंने, लिस्ट किसमें कन्वर्ट हुई? रोज में। A data frame can be thought of as dictionary of list or as dictionary of series. We can change the sequence of columns in data frame. अब यहाँ देखो, आपको ये जो सीक्वेंस में दिख रहा था, स्टेट, जी एरिया, VDF, आप इस सीक्वेंस को चेंज भी कर सकते हो। आप चाहो तो जियोग्राफिकल एरिया और ये जो कॉलम्स है इनको आप एक सीक्वेंस से हटा सकते हो, किसी और सीक्वेंस में भी सेट कर सकते हो। तो किसी और सीक्वेंस में सेट करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे डिक्शनरी कीज के पैरामीटर्स को चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज कर देते हैं? सपोज आप यहां देख सकते हो कि डेटा फॉरेस्ट 1 नाम का एक डी फ्रेम ऑब्जेक्ट था जिसमें हमने pd.dataFrame से एक्सेस किया था डिक्शनरी को, डिक फॉरेस्ट नाम की डिक्शनरी को। ओके, अब इसमें हमने कॉलम्स, जो इंडेक्स होता है ना डेटा फ्रेम का कॉलम इंडेक्स, उसमें हमने कॉलम इंडेक्स की वैल्यूज को चेंज कर दिया कि पहले स्टेट आएगा, फिर जी एरिया आएगा, देन VDF आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखो यहाँ पे इंडेक्सिंग चेंज हो गई है, उसके अकॉर्डिंग डेटा वैल्यूज भी आपको चेंज होके शो हो रही हैं। ओके, तो कॉलम्स जो होता है डेटा फ्रेम का टॉपिक है ना, कॉलम्स जिसके अंदर आप कॉलम्स को स्पेसिफाई करते हो, यहां आपको सीक्वेंस को चेंज कर देना है। ओके, जो सीक्वेंस आप यहां ऐड करोगे उस सीक्वेंस में हो जाएगा आपका आउटपुट अरेंज। ओके, सो नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम सीरीज। अब देखो किससे हमें क्रिएट करना है डेटा फ्रेम को?
सीरीज से। सीरीज हम कवर कर चुके हैं, सीरीज सबको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। सीरीज मतलब कि pd डॉट सीरीज से जब कोई सीरीज ऑब्जेक्ट में आप क्रिएट करते हो तो वही डेटा वैल्यूज आपको शो होती है, इसमें एक सिंगल इंडेक्स होता है ना। तो यहाँ पे 3 सीरीज क्रिएट की हुई है, 1, 2 एंड 3। बहुत ध्यान से इन सीरीज को समझो। क्या लिखा है, सीरीज ए एक डेटा ऑब्जेक्ट है जिसमें लिखा है pd डॉट सीरीज। सीरीज के अंदर जो डेटा वैल्यूज है वो है 1 2 3 4 5 और साथ ही इसके इंडेक्स है ABCDE। ओके, सीरीज बी हमने क्रिएट की है जिसमें हमने डेटा वैल्यूज कुछ इस तरीके से असाइन की हुई है और उसके इंडेक्सेस कुछ इस तरीके से असाइन किए। सेम सीरीज सी क्रिएट की है जिसमें डेटा वैल्यूज 10 20 -10 -50 10 है और ZYACE उसका इंडेक्स है। तो सीरीज में 2 चीजें होती हैं, डेटा और इंडेक्स। तो डेटा आपने कुछ इस तरीके से इंसर्ट किया हुआ है और इंडेक्स कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब सबके इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर डेटा फ्रेम के रो और कॉलम को क्रिएट करने के लिए। तो कॉलम इंडेक्स क्या बन जाएगा यहाँ पर, जो सीरीज का इंडेक्स है, ठीक है। और डेटा वैल्यूज क्या हो जाएंगी, जो सीरीज की डेटा वैल्यूज हैं। अब इस सीरीज ABC को डेटा फ्रेम में कैसे एक्सेस करेंगे, तो इन्हें डेटा फ्रेम में एक्सेस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, इज इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम लिखना है और डेटा फ्रेम में आपको सीरीज को एक्सेस कर लेना है, सीरीज ऑब्जेक्ट को। सपोज आपने सीरीज ए को एक्सेस किया और फिर आपने डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाया, तो सीरीज ए में जो डेटा वैल्यूज थी वो क्या डेटा वैल्यूज थी, कुछ इस तरीके से थी 1 2 3 4 5 और इनका जो इंडेक्स था वो था ABCDE। तो अब ये डेटा फ्रेम देखो यहां पर, ये हो गया आपका इंडेक्स, रो इंडेक्स, और ये हो गई इसकी वैल्यूज 1 2 3 4 5। लेकिन डेटा फ्रेम में क्या हुआ, 0 एक कॉलम इंडेक्स ऐड हो गया। यहां पे हमने यूज किया था सीरीज ए। अब यदि आप सीरीज बी ऐड करते तो यहां पे आ जाते सीरीज बी के डेटा वैल्यूज, ठीक है, जो भी डेटा वैल्यूज थी, और 1 नाम से ऐड हो जाता कॉलम इंडेक्स। समझ में आया? तो इसको भी देख लेते हैं कैसे, एग्जांपल से। सो यहां पे देखो क्या किया है, मोर देन 1 सीरीज को एक्सेस किया है। क्या किया है, मोर देन 1 सीरीज को एक्सेस किया। कहां पर, डेटा फ्रेम के अंदर। तो डेटा फ्रेम में आपने मोर देन 1 सीरीज को जब एक्सेस किया तो इंडेक्सेस मैच हुए। इंडेक्सेस मैच हुए तो सीरीज के जो इंडेक्सेस थे वो बन गए कॉलम इंडेक्स। ये क्या हो गए, सीरीज के इंडेक्स जो क्या बन गए, कॉलम इंडेक्स में, किसके, डेटा फ्रेम के। सीरीज के इंडेक्स कॉलम इंडेक्स में कन्वर्ट हो गए और जो डेटा वैल्यूज थी वो डेटा वैल्यूज बन गई रोज, किसकी, डेटा फ्रेम की, ठीक है। ये क्या हो गई है, डेटा वैल्यूज सीरीज की, जो किस में कन्वर्ट हो गई, डेटा फ्रेम की वैल्यूज में कन्वर्ट हो गई। और बाय डिफॉल्ट रो इंडेक्स 0 और 1 से अलॉट हुआ, ठीक है। तो एट लास्ट यदि देखा जाए तो यहां हमने यूज किया सीरीज ए और बी को, जिसमें सेम इंडेक्सेस थे ABCDE और सेम डेटा स्ट्रक्चर्स भी थे। उसके अंदर जो डेटा वैल्यूज थे 1 2 3 4 5 100 200, मतलब साइज सेम था डेटा वैल्यूज का भी और इंडेक्सेस का भी। लेकिन यदि आप सीरीज ए या सी, सीरीज बी या सी को एक्सेस करते हो, क्योंकि सी में जो इंडेक्सेस थे वो डिफरेंट थे। देखो सीरीज सी की यदि बात करते हैं तो सीरीज सी में Z और Y नाम के 2 इंडेक्सेस थे जो सीरीज ए में नहीं थे। तो यहां पे क्या अलॉट हो गया, उनकी वैल्यूज की जगह नन वैल्यूज अलॉट हो गई। ओके, सो बात समझ में आ गई। क्या समझ में आई, कि आप मल्टीपल सीरीज को एक्सेस कर सकते हो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके, यहां पे हमने क्रिएट की थी 3 सीरीज, सीरीज ए, सीरीज बी और सीरीज सी। इन तीनों सीरीज को आप डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेस कर सकते हो। तो सीरीज के जो इंडेक्स होते हैं वो बन जाते हैं कॉलम इंडेक्स और सीरीज की जो डेटा वैल्यूज हो जाती है वो हो जाती है यहां पर रो या डेटा फ्रेम का डेटा वैल्यूज बन जाती है। तो डेटा वैल्यूज तो एज इट इज रहती हैं, चाहे आप डिक्शनरी का यूज करो या लिस्ट का यूज करो, बट जो चेंज होते हैं वो होते हैं इंडेक्सेस। ओके, तो सीरीज का इंडेक्स भी डेटा फ्रेम का इंडेक्स बन जाएगा, डिक्शनरी की वैल्यूज भी डेटा फ्रेम का इंडेक्स बन जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हियर डिफरेंट सीरीज डू नॉट हैव द सेम सेट ऑफ लेबल्स। अब यदि लेबल्स के फॉर्म में है तो वहां पे नन वैल्यूज अलॉट हो गई, बट द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द डेटा फ्रेम इक्वल टू डिस्टिंक्ट लेबल्स इन ऑल द सीरीज। So if a particular series does not have a corresponding value for a label, so none is inserted in the data frame. जो अभी मैंने बताया कि यदि इक्वल नहीं होते दोनों सीरीज के साइज, उसमें इंडेक्सेस प्रॉपर नहीं होते, उनकी वैल्यूज बराबर नहीं होती है, तो नन वैल्यूज इंसर्ट हो जाती हैं। ओके, नाउ लास्ट इज क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज।
मतलब अब यहाँ पे बहुत सारी सीरीज होंगी जिसको आप डिक्शनरी में एक्सेस करोगे, जैसे हमने डिक्शनरी ऑफ लिस्ट पढ़ा था उसी तरीके से सीरीज को आपको एक्सेस करना है डिक्शनरी में, और डिक्शनरी को आपको एक्सेस करना है कहां पर, डेटा फ्रेम में। ओके, सो ये चीज क्लियर है अच्छे से। सो डिक्शनरी ऑफ सीरीज कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम। डिक्शनरी ऑफ सीरीज का यूज करके भी आप डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो। इसका एग्जांपल देखते हैं, रिजल्ट शीट। रिजल्ट शीट में हमने एक एग्जांपल क्रिएट किया हुआ है, इज अ डिक्शनरी ऑफ सीरीज कंटेनिंग मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स इन अ 5 स्टूडेंट्स इन अ 3 सब्जेक्ट। 5 स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, कैसे मार्क्स आए, उसका हमें एक टैबुलर स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, जिसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे सीरीज, और उन सीरीज को एक्सेस करेंगे डिक्शनरी में। ओके, सो चलो देखते हैं क्या है, कुछ इस तरीके से है। क्लियर? ये एक रिजल्ट शीट नाम की हमने क्या क्रिएट कर ली, डिक्शनरी। क्या क्रिएट करी है, डिक्शनरी। कैसे पता चल रहा है, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट किया है, एंड कहां हुई है, ये यहां पर एंड हुई है, ठीक है, यहां एंड हुई है। ओके, अब इसके अंदर देखो हमने क्रिएट की है सीरीज। कैसे क्रिएट की, पहला तो हमने यहां पे लिखी है ये कीज वैल्यू, अर्नब, रमित, समृद्धि, रिया एंड मलिका। ये जो 5 है स्टूडेंट हैं, ठीक है, इन 5 स्टूडेंट के नाम को हमने क्या बना दिया, कीज, डिक्शनरी की कीज। कॉलन लगा के देखो हमने यहां एक्सेस किया है सीरीज को, पीडी डॉट सीरीज, पीडी डॉट सीरीज, पीडी डॉट सीरीज, पीडी डॉट सीरीज। मतलब इसके आगे जो डेटा वैल्यूज थी ना, जो डिक्शनरी की वैल्यूज थी, उसमें हमने क्रिएट की है सीरीज। ओके, तो आप सीरीज में देखो वैल्यूज है 90, 91, 97, ये कुछ मार्क्स है 3 सब्जेक्ट के, 5 स्टूडेंट के, और साथ ही उनके इंडेक्स में स्पेसिफाई कर दिए क्या हमने, सब्जेक्ट्स, कि मैथ, साइंस, हिंदी, मैथ, साइंस, हिंदी, सारे इंडेक्सेस मैच कर रहे हैं कि मैथ, साइंस और हिंदी 3 सब्जेक्ट हैं जिनके ये डेटा वैल्यूज है, ये मार्क्स हैं किसके, इन कीज वैल्यूज के, इन स्टूडेंट्स के। ओके, तो ये हमने कैसे क्रिएट किया, सीरीज के फॉर्म में क्रिएट किया। डेटा वैल्यूज में ऐड कर दिया, सीरीज की जो डेटा वैल्यूज हैं उसमें ऐड कर दिए हमने मार्क्स। ओके, और सीरीज का जो इंडेक्स है, क्या है, जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स में हमने अलॉट कर दिए हैं सब्जेक्ट नेम, कि ये जो मार्क्स है वो किस सब्जेक्ट के हैं। ओके, तो अब इससे क्या होगा, जो सब्जेक्ट नेम है वो बन जाएंगे डेटा फ्रेम का कॉलम इंडेक्स, और ये जो डेटा वैल्यूज है वो ऑब्वियस डेटा फ्रेम की होगी डेटा वैल्यूज। ओके, अब क्या करा, इसके बाद में जो रिजल्ट शीट नाम की डिक्शनरी है उसको एक्सेस कर लिया डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में। रिजल्ट डीएफ नाम से एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाया, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, उसके अंदर लिखा रिजल्ट शीट, और उसे प्रिंट करवाया। तो क्या समझ में आएगा, जब आपने इसे प्रिंट करवाया तो मैथ, साइंस, हिंदी इंडेक्सेस जो थे वो बन गए इंडेक्स डेटा फ्रेम के, और इसके अंदर जो डेटा वैल्यूज थे, जो मार्क्स थे, वो बन गए रोज डेटा वैल्यूज। एज यू सी, अर्नब, रमित, समृद्धि, रिया, मलिका, ये क्या हो गए हैं, ये हो गए आपके कॉलम इंडेक्स। मैथ्स, हिंदी, साइंस, ये क्या हो गए आपके रो इंडेक्स। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग जो डेटा फिल किया था हमने सीरीज के अंदर, ये हो गया सीरीज का डेटा। एज यूजुअल हम इसे यूज कर रहे हैं डेटा फ्रेम के डेटा वैल्यूज की तरह। ठीक है, जो 2D स्ट्रक्चर हमने देखा था। क्लियर? और ये हो गया आपका लेबल्ड, क्या हो गया, लेबल्ड कॉलम इंडेक्स। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो लेबल्ड रो इंडेक्स। सो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि सीरीज से डिक्शनरी में कैसे हमने यूज किया, और उस डिक्शनरी को फिर किस तरीके से डेटा फ्रेम में एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया। क्लियर? सो द फॉलोइंग आउटपुट शोज दैट एवरी कॉलम इन अ डेटा फ्रेम इज अ सीरीज। यहां पे ये जो हर कॉलम दिख रहा है ना, ये एक सीरीज है। देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो क्या आपको समझ में आएगा, ये एक सीरीज है। ठीक है, ये सीरीज है, ये भी एक सीरीज है, ये भी एक सीरीज है। ओके, और ये सीरीज हमने कहां क्रिएट की है, डिक्शनरी में। कहां क्रिएट की है, डिक्शनरी में। तो ये डिक्शनरी की की है और ये डिक्शनरी की वैल्यू है। ये डिक्शनरी की की और ये डिक्शनरी की वैल्यू, और ये एक पूरी हो गई सीरीज। ओके, तो जो भी कॉलम्स हैं वो सीरीज हैं, और जो भी रोज हैं वो क्या है, उसके डेटा वैल्यूज हैं। ओके, सो अब यदि आपको इसका डेटा टाइप देखना है कि वाकई ये सीरीज है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट था उसमें हम किसी भी सीरीज को एक्सेस कर लेंगे। ओके, तो सपोज हमने लिखा टाइप फंक्शन, जैसे आप लिखते हो ना कि टाइप, यदि आपने लिखा कुछ भी वेरिएबल का नाम, सपोज आपने ए वेरिएबल लिखा, ए में 10 था,
ठीक है। अब आपने लिखा टाइप इक्वल्स टू ए, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, इंटीजर, कि ए में इंटीजर है, राइट। तो अब ये एक सीरीज है, ये पता करना है, तो हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया, डॉट उस डेटा फ्रेम की वैल्यू को एक्सेस कर लिया, सीरीज को एक्सेस कर लिया, और टाइप फंक्शन के साथ, तो आपको आउटपुट क्या रिटर्न हो रहा है, देखो पेंडास कोड सीरीज डॉट सीरीज, मतलब कि ये जो अपने डेटा फ्रेम में जो डेटा स्ट्रक्चर है वो सीरीज के फॉर्म में है। ओके, तो जरूर इसको रन भी करके देखेंगे, आपको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे ताकि आपको ये डेटा फ्रेम में जो इतने सारे तरीके मैंने बताए ना कि डेटा फ्रेम को क्रिएट कैसे करना है, नंपाई अरे का यूज करके, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी का यूज करके, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट का यूज करके, सीरीज का यूज करके, डिक्शनरी ऑफ सीरीज का यूज करके, तो ये प्रैक्टिकल जब देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया। Now, when a data frame is created from dictionary of series, the resulting index or row labels are union of all series indexes used to create the data frame. अब यहाँ पे यूनियन हो जाता है सारी चीज का, मतलब जितनी भी सीरीज आप यूज कर रहे हो और उस सीरीज को जब आप डिक्शनरी में एक्सेस करें तो पूरा डेटा एक कलेक्टिवली फॉर्म में, यूनियन सबको पता है ना कि अलग अलग सीरीज का डेटा एक कंप्लीट फॉर्म में जब आपको शो हो रहा है तो वो यूनियन कहलाता है ना। तो यहाँ पे देखो एक यूनियन नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें फिर सीरीज क्रिएट कर ली, 3 सीरीज क्रिएट करी है और तीनों सीरीज में डेटा वैल्यूज और इंडेक्सेस हैं। अब ये जो डेटा वैल्यूज और ये जो इंडेक्सेस हैं ये डिफरेंट है, हो सकता है सीरीज ए में 5 एलिमेंट है और 6 इंडेक्स है, 6 इंडेक्स है 5 एलिमेंट है ना। तो जब ये इंडेक्स और डेटा एलिमेंट सीरीज के डिफरेंट होते हैं तो यहाँ पे जब आप डिक्शनरी में से एक्सेस करोगे ना, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में से एक्सेस करोगे इस डिक्शनरी को, तब आपको इसका आउटपुट क्या मिलेगा, एक यूनियन के फॉर्म में, मतलब आपको सारी डेटा वैल्यूज कलेक्टेड मिलेगी और जहां पे कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी तो वहां क्या आ जाने वाली है, वहां पे आ जाने वाली है नन वैल्यूज। तो यहां देखो सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, 3 सीरीज के ये जो की वैल्यूज थी वो हो गई इंडेक्स और इसके बाद में आपको शो हो रही है इसकी डेटा वैल्यूज और जहां पे वैल्यूज प्रेजेंट नहीं थी वहां आपको शो हो रही है नन वैल्यूज। तो ये एक यूनियन के फॉर्म में आपको शो हो रहा है पूरा डेटा। ओके, और ABCDE ये बन गया आपका इंडेक्स। ओके, और सीरीज 1, सीरीज 2 ये हो गए आपके क्या, कॉलम इंडेक्स। बाकी ये जो पूरी वैल्यूज है ये तो डेटा वैल्यूज है। सो होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया जिसमें मैंने अलग अलग तरीके से कैसे डेटा फ्रेम का यूज किया जाता है, कैसे उसे क्रिएट किया जाता है, कितने सीक्वेंसेस के थ्रू हम इसे क्रिएट करते हैं समझ में आया है ना। कैसे क्रिएट करते हैं हम इसे क्रिएट करते हैं नंपाई अरे का यूज करके, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज का यूज करके, डिक्शनरीज ऑफ लिस्ट का यूज करके और साथ ही साथ सीरीज के थ्रू भी आप डिक्शनरी डेटा फ्रेम्स को क्रिएट कर सकते हो, है ना। सो इसको प्रैक्टिकल भी देखेंगे, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको YouTube से भी एक्सेस कर सकते हो, साथ ही साथ आप इसे मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो। आपको सिर्फ लिखना है magnetbrains.com, तो इस होम पेज पे लैंड हो जाने वाले हो। यहां सेलेक्ट करना है अपनी क्लास 12, जैसे क्लास 12 सिलेक्ट करोगे तो आ जाओगे अपने सब्जेक्ट्स पे और यहाँ पे आपको मिलेगा अपना सब्जेक्ट IP इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। वॉच नाउ पे क्लिक करना है, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट पे IP, वो कोड 065 और यहाँ नीचे मिल जानी है आपको सारे वीडियो लेक्चर्स के लिस्ट विथ प्रैक्टिकल्स के साथ, जितना अभी हम पढ़ चुके हैं सारी चीजें। ओके, सो जिसमें भी आपको डाउट है कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी चीजें आपको अवेलेबल होगी मैग्नेट ब्रेन्स पर। ओके, सो प्लीज इसका बेनिफिट लीजिए ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डेटा फ्रेम के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।